डीआरपी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सलमान और हम बात करेंगे राज ठाकरे जी की, राज ठाकरे के बयानों की और राज ठाकरे की रणनीति की, उनकी राजनीति की। इन दिनों राज ठाकरे पूरी तरह से एकदम से हिंदुत्व मोड पर हैं और वो एक अलग मोड पर आ चुके हैं। उन्होंने मस्जिद की अजानों को लेकर एक तरह से यलगार छेड़ दिया है और उनके बयानों को काफ़ी समर्थन भी मिल रहा है। ये राज ठाकरे हैं जो पहले उत्तर भारतीयों के विरोध में थे, अब कई उत्तर भारतीयों को उनके साथ तस्वीरें खिंचवाते हुए और उनका समर्थन करते हुए भी देखा जा रहा है। अभी ठाणे में ही उन्होंने पिछले दिनों जो सभा की उसमें वो जमकर बरसे अपने चचेरे भाई और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर, संजय राउत पर, अजित पवार पर और यहाँ तक कि शरद पवार को भी उन्होंने नहीं बख्शा। राजनीतिक रूप से इसे इस तरह से समझना होगा कि राज ठाकरे एक वैक्यूम जो राजनीति में, महाराष्ट्र की राजनीति में उभरा है, उसको भरना चाहते हैं। उसके पीछे की उनकी अपनी रणनीतिक मजबूरियां भी हैं, राजनीतिक मजबूरियां भी हैं। इसे लेकर राज ठाकरे ने क्यों और क्या सोचकर हिंदुत्व के मुद्दे को अपनाया, इसे बहुत संक्षेप में अगर जानना चाहें तो इसे इस तरह से समझा जा सकता है कि अगर हिंदुत्व की सबसे बड़ी बात करने वाली कोई संगठन कहीं पर नज़र आता रहा है तो वो रहा है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। देश भर में भले ही ये संगठन अपनी हिंदुत्व की साख बनाए रखते रहे हों, अपनी छाप छोड़ते रहे हों, लेकिन महाराष्ट्र में ऐसा नहीं था। महाराष्ट्र में एकमात्र शख्सियत वो थी जो हिंदुत्व का केंद्र बिंदु हमेशा कहलाई, वो थे शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे। बाला साहेब ठाकरे के हिंदुत्व के आगे सभी गौण थे। नरेंद्र मोदी जी का उदय तो बाद में हुआ 2002 के आसपास। बाला साहेब उससे काफ़ी पहले से हिंदू हृदय सम्राट के नाम से जाने जाते थे। कहीं भी कोई विनय कटियार, साध्वी रीतंबरा, उमा भारती या फिर शंकर गायकर या फिर आप कोई भी एक नाम ले लें जो हिंदुत्व की अपने आप में एक पहचान रखता हो, वक्ता रहा हो, प्रवीण तोगड़िया तक बाला साहेब के और के सामने फीके पड़ते थे। बाला साहेब के बाद उस हिंदुत्व को महाराष्ट्र में ऐसा माना जाता है कि थोड़ी सी गति धीमी पड़ी और फिर जब पिछली सरकार थी उसमें शिवसेना जब नंबर 2 की पार्टी बनी तो कहीं ना कहीं उसकी आंच शिवसेना पर भी आई। बड़े हिंदुत्व, बड़े रूप में भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप को प्रसारित किया, लेकिन देवेंद्र फडणवीस वो काम नहीं कर सके, वो ख्याति नहीं प्राप्त कर सके जो बाला साहेब की थी। देवेंद्र फडणवीस को आज भी शरद पवार वगैरह से काफ़ी छोटा समझा जाता है। अभी उन्हें उस मकाम को हासिल करने में बहुत वक्त लगेगा, लेकिन जो हिंदुत्व वाली बात थी वो जगह खाली थी और उस जगह को भरने का प्रयास राज ठाकरे कर रहे हैं। जब भी राज्य में कोई चुनाव नज़दीक आ जाता है, राज ठाकरे के भाषण चर्चित होने लगते हैं। भले ही ठाकरे की पार्टी एमएनएस को ज़्यादा वोट न मिलते हों, लेकिन उनकी सभाओं में भीड़ खूब जुटती है। लेकिन इस बार राज ठाकरे ने ठान लिया है कि वो भीड़ भी जुटाएंगे और वोट भी इकट्ठा करेंगे। ये वही राज ठाकरे हैं जो अब से 2 साल पहले तक मराठी मानुष की राजनीति करते थे, उत्तर भारतीयों के खिलाफ जहर उगलते थे और मुंबई से पर प्रांतियों का वर्चस्व खत्म करने की बात करते थे। लेकिन केंद्र की तरफ से न जाने कौन सा पेंच कसा गया कि उसी राज ठाकरे ने आत्ममंथन करना शुरू किया और उन्होंने पाया कि मराठी का मुद्दा उन्हें भीड़ भरे मैदान में तालियां तो देता है, लेकिन विधानसभा या कॉरपोरेशन जैसी जगहों पर सीटें नहीं दिला पाता। ये एक राज ठाकरे के लिए सोचने का विषय था और उन्होंने फिर यू टर्न लिया। ऐसे में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने राज्य और उसकी भाषा में अपने गौरव के एजेंडे को उजागर करने के लिए महाराष्ट्र में कई गतिविधियों की योजना बनाई। अगले साल होने वाले महानगर पालिका और नगर पालिका चुनाव की पृष्ठभूमि में राज ठाकरे पूरी तरह से हिंदुत्व के मोड़ पर आ गए। उस हिंदुत्व के मोड़ पर जो कभी शिवसेना की एक तरह से उनकी अपनी संपत्ति हुआ करता था, शिवसेना ही
हिंदुत्व का प्रतीक होती थी। इस बीच उत्तर प्रदेश में हिंदू संतों ने राज ठाकरे से उनके आवास पर मुलाकात की और हिंदू राष्ट्र की स्थापना के लिए उनका समर्थन मांग लिया। यानी अब राज ठाकरे मार्ग का हिंदुत्व राजनीतिक बाजार में स्वीकार होने लगा है। महाराष्ट्र में अब एक ऐसी पार्टी के लिए जगह खाली हो गई है जो वैसी ही कट्टर हिंदुत्ववादी हो जैसी कभी शिवसेना थी। राज ठाकरे को लगने लगा कि यह जगह उनकी पार्टी भर सकती है। मराठी का मुद्दा उन्हें कोई फायदा नहीं दिला रहा, इसलिए 2020 में राज ठाकरे ने अपनी पार्टी के एक कार्यक्रम में एमएनएस के पुराने चौरंगी झंडे को हटा दिया और नया भगवा झंडा अपना लिया। इस मौके पर राज ठाकरे ने यह भी कहा कि पार्टी गठित करते वक्त यही झंडा उनके दिल में था और हिंदुत्व उनके डीएनए में है। उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज की राज मुद्रा के साथ एक नए भगवा ध्वज को अपनाया। इस बीच मनसे ने शहर भर के कई जगहों पर प्राउड टू बी हिंदू के बैनर लगाए। लेकिन तब तक राज ठाकरे के उत्तर भारतीय विरोधी एजेंडे ने उनके खेल को बिगाड़ कर रखा था और दिलचस्प बात यह है कि राज ठाकरे के बीजेपी के साथ कभी रिश्ते नरम रहे हैं और कभी गर्म रहे हैं। साल 2006 में जब राज ठाकरे ने अपनी पार्टी बनाई तो वे गुजरात गए। वहां वो तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के मेहमान बने। उनको मोदी ने अपने राज्य में घुमाया। ठाकरे ने मोदी मॉडल की जी भर कर तारीफ की, लेकिन यही मोदी पीएम बनने के बाद राज ठाकरे के निशाने पर आ गए। जिस तरह से बड़े प्रोजेक्ट्स गुजरात जा रहे थे उसको देखते हुए राज ठाकरे ने सवाल उठाया कि मोदी पूरे भारत के पीएम हैं या सिर्फ गुजरात के। ऐसी परिस्थितियां बनी और बिगड़ी, लेकिन राज ठाकरे ने अपने आप को बदलने का प्रयास किया और फिर राज ठाकरे एक नए रूप में सामने आने की कोशिश में लग गए और उनके निशाने पर जो सबसे पहले उत्तर भारतीयों के बाद आए वो मुस्लिम समाज के लोग आए और मुस्लिम समाज के अजान के मुद्दे को उन्होंने उठाया। अजान के मुद्दे को इससे पहले भी कई बार कई व्यक्ति उठा चुके हैं, संगठन उठा चुके हैं, लेकिन वो सब राज ठाकरे के सामने निहायत बौने हैं। बौने से भी अगर कोई छोटा शब्द हो तो राज ठाकरे के सामने उनका बयान किया जा सकता है कि वो उस स्तर के हैं। अब जब राज ठाकरे अजान के मुद्दे पर सामने आए हैं तो शिवसेना किस भूमिका में आती है, क्या उसकी भूमिका होती है, क्योंकि राज्य सरकार की मुखिया है शिवसेना, इसलिए सबकी निगाहें शिवसेना की तरफ मुड़ गई हैं। लेकिन राज ठाकरे ने उस खला को, उस जो वैक्यूम है, उस जो रिक्तता है, उसे भरने के लिए हिंदुत्व कार्ड को आजमाया है। ये हिंदुत्व कार्ड कितने दिन चलेगा, कब तक चलेगा और चलेगा भी कि नहीं, यह एक बड़ा सवाल है। क्योंकि जब ओरिजिनल चीज़ मौजूद है, भारतीय जनता पार्टी मूल रूप से जब मौजूद है, तो उसकी कॉपी अगर राज ठाकरे कर रहे हैं तो कितना स्वीकार्य होंगे ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। या फिर ये भी हो सकता है कि जो बाड़ा साहब का हिंदुत्व था उसे राज ठाकरे के रूप में पूरी तरह से स्वीकार कर लिया जाए और राज ठाकरे ही महाराष्ट्र में हिंदुत्व का बड़ा चेहरा बनकर उभरे। ये किंतु परंतु की भाषा है, किंतु परंतु इसमें बहुत कुछ छुपा हुआ है। राज ठाकरे पर लोगों की निगाहें हैं, राज ठाकरे के बयानों पर, सरकार की प्रतिक्रिया पर भी सबकी नज़रें हैं। वो किस तरह से उनके बयानों को लेती है और उनके जो बयानात आ रहे हैं, चाहे उसे धमकी कहिए, चेतावनी कहिए या फिर लोगों को जागरूक करने की बात कहिए, लेकिन इस बात से मुस्लिम समाज में ज़रूर कहीं न कहीं एक खलबली है, एक भय है। आने वाले दिनों में इसके दूरगामी परिणाम भी हो सकते हैं, शांति भी बनी रह सकती है, क्योंकि हो सकता है मुस्लिम समाज इन दिनों जिस तरह से उस पर चारों तरफ से बरसात हो रही है, उस पर आक्रामकता से प्रहार हो रहा है, हो सकता है वो अपनी कदम पीछे भी ले ले। देखना यह है कि राज ठाकरे का ये रूप कितना स्वीकार करती है महाराष्ट्र की जनता और देश में इसका क्या असर पड़ता है। इस मुद्दे पर हम आपकी भी राय जानना चाहेंगे और आपसे भी चाहेंगे कि इस मुद्दे पर अपनी बात रखें, और इसके लिए हम आपको अपना चैनल का प्लेटफॉर्म उपलब्ध करा रहे हैं। आप इसके लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी बात रख दें। फिलहाल वक्त हो चला आप सभी से विदा लेने का। सलमान को और DRV न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, लेकिन इसके बाद भी खबरें और कार्यक्रमों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए DRV न्यूज़। जय हिंद।